देखकर वो सन्न रह गई। कुछ देर तक तो वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाई। वहाँ पर बिल्कुल वही निशान बना हुआ था जैसा डॉक्टर मालिनी ने उसे बताया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट ओनली अ कोइंसिडेंस, परिधि ने अपने आप से कहा। जैसा डॉक्टर मालिनी ने बताया था वैसा ही कौस्तुभ के कान के पीछे निशान था। उसके साथ साथ कौस्तुभ और केशव दोनों जुड़वा भाई थे और उसके साथ साथ वो दोनों एक ऑर्फनेज में पले बढ़े थे। ये सारी बातें उसके गायब बच्चों पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। इसके बारे में ही सोचकर परिधि के हाथ कांपने लगे और उसे ऐसा देखकर कौस्तुभ थोड़ा सा परेशान हो गया। क्या हुआ आंटी, आप इतना कांप क्यों रही हैं? कौस्तुभ ने पूछा। उसके सवाल पूछने के बाद परिधि शांत हो गई और अपनी घबराहट को दिल में दबा लिया और बहुत शांति से कौस्तुभ से पूछा जिससे कि वो डर न जाए। कौस्तुभ, एक बात बताओ, ये जो आपके कान के पीछे नीला निशान है वो आपको जन्म से ही है? हाँ शायद, ये बर्थ मार्क है। मैंने इसे देखा नहीं है लेकिन केशव ने एक बार मुझे बताया था, कौस्तुभ ने जवाब दिया और फिर केशव की तरफ देखकर कहा। क्यों केशव? हाँ आंटी, भाई के कान के पीछे निशान हमेशा से था, केशव ने जवाब दिया और परिधि का दिल उछल पड़ा। जिन बच्चों को ढूंढने के लिए वो गली गली खाक छान रही थी वो बच्चे न जाने कितने दिनों से उसकी आंखों के सामने थे और परिधि को ये बात पता भी नहीं थी। तुम दोनों आखिर किस ऑर्फनेज में थे बेटा? परिधि ने थोड़ा उत्साह के साथ कहा। अब वो अपने दिल के इमोशंस को दबा नहीं पा रही थी। होली मदर मैरी ऑर्फनेज, कौस्तुभ के जवाब देते ही परिधि के हाथ पांव ढीले पड़ गए। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो हो रहा है वो सच है। उसे ये कोई सपने जैसा लग रहा था। और तुम दोनों की वजह से वहाँ आग लग गई थी और तुम लोग ऑर्फनेज से भाग गए थे, परिधि ने आगे कहा और कौस्तुभ का चेहरा लाल हो गया। उसने आज तक किसी से ये बात बताई नहीं थी कि वो लोग भागे थे। उसने अपने बगल में बैठे हुए केशव को देखा और उसने ना में सिर हिला दिया। बोलो कौस्तुभ, परिधि ने उसे खामोश देखकर दोबारा सवाल किया और फिर कौस्तुभ ने हाँ में सिर हिला दिया। कौस्तुभ के हाँ बोलते ही परिधि की आंखें लाल हो गईं। वो अपने बच्चों को गले लगाना चाह रही थी लेकिन उसे कुछ दूरी पर कई नौकर खड़े हुए थे और उनमें से कुछ विश्वजीत रॉय के आदमी भी हो सकते थे। इसीलिए उसने अपनी इच्छा को दबा लिया। अब चाहे उम्र हो या ऑर्फनेज या फिर ऑर्फनेज से भागने का इंसिडेंट, परिधि को सब मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने भले ही अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को दबा नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गए। और ये देखकर केशव उठकर परिधि के पास आ गया। केशव और कौस्तुभ दोनों को समझ में नहीं आया था कि आखिर में अचानक से क्या हुआ और परिधि रोने क्यों लगी। केशव ने अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और बोला, क्या प्रताप अंकल ने आपको कुछ कहा है? आप डरना मत, हमें बताना, मेरा भाई उन्हें सबक सिखा देगा। उसकी बात सुनकर कौस्तुभ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा निशाना उनसे अच्छा है केशव, लेकिन मैं उनको सबक नहीं सिखा सकता। क्यों? तुम इतना खाते हो, उससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग नहीं हुई क्या? केशव ने धीरे से कहा और उसके बाद कौस्तुभ उसे घूर कर देखने लगा। परिधि उन दोनों की बातचीत सुनकर हंसने लगी। उसके दोनों बच्चे उसके सामने बैठे हुए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में करे तो क्या करे। नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी आंखों में धूल चली गई थी इसीलिए आंसू निकल आए, परिधि ने जवाब दिया। ये बहाने सिर्फ 3 साल के बच्चों को बेवकूफ बना सकते हैं आंटी, हम 5 साल के हैं, केशव ने तपाक से जवाब दिया और उसकी बात सुनकर परिधि जोर जोर से हंसने लगी। उसने केशव और कौस्तुभ को बहाने से गले लगा लिया। उसके बाद केशव और कौस्तुभ अपने अपने कपड़े पहनने लगे और एक दूसरे के कपड़े छीनने लगे, जिससे उनके बीच मस्ती भरा झगड़ा हो रहा था और परिधि उन्हें देख रही थी। वो ना तो उनको आपस में से खेलता देखकर रो पा रही थी और ना ही हंस पा रही थी। मैं इस बारे में जल्दी से प्रताप को बताती हूँ, परिधि ने अपने आप से कहा और उसके बाद वो प्रताप को बुलाने के लिए एक नौकरानी को आवाज देने ही जा रही थी कि तभी अचानक से रुक गई और अपने आप से बोली, नहीं, मैं प्रताप को नीले निशान वाली थ्योरी सुनाऊंगी तो वो शायद विश्वास नहीं करेगा, या कर भी ले तो भी मैं ये नहीं समझ पाऊंगी कि उसने सच में विश्वास किया भी है या नहीं। मुझे पहले कोई ठोस एविडेंस लाना होगा, उसके बाद ही मैं प्रताप से इस बारे में बात करूंगी, परिधि ने अपने आप से कहा और उसके बाद बारी बारी से केशव और कौस्तुभ को उनके बाल कंघी करने के लिए बुला लिया और उसके बाद उनके बालों को काट कर अलग अलग रख लिया। कुछ देर बाद वो बहाने से उनके डीएनए टेस्ट कराने के लिए निकल गई। टेस्ट सेंटर पर पहुंचने के बाद परिधि ने उन दोनों के बालों के सैंपल के साथ अपने भी सैंपल दिए और उसके साथ साथ उसने ज्यादा पैसे भी दिए ताकि उसको टेस्ट रिपोर्ट जल्दी मिल सके, लेकिन फिर भी उसे भी 4-5 दिन का वेट करना था। परिधि वहां से निकलकर वापस रॉय मैंशन की तरफ चल दी। रास्ते में उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी।
वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी कि प्रताप को जल्दी इस बात का यकीन नहीं होगा, और अगर उसने यकीन कर भी लिया तो क्या रॉय फैमिली उसके बच्चे को एक्सेप्ट करेगी या फिर उसे घर से बाहर निकाल देगी। चाहे जो भी हो, परिधि अब हर हालात के लिए तैयार थी। वो अपने बच्चों को छोड़ने वाली नहीं थी, भले ही उसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। वो बस रिपोर्ट्स आने का वेट कर रही थी। उसके बाद वो सबके सामने इस बात को रखने का मन बना चुकी थी। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते सोचते परिधि कब रॉय मैंशन पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला, और जैसे ही वो कार से उतरकर अंदर जा रही थी कि अचानक से विश्वजीत रॉय उसके सामने आ गया और उसे रोक लिया। आपकी उम्र बहुत लंबी है परिधि जी, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था, विश्वजीत रॉय ने कहा। याद करने की वजह बताइए, परिधि ने तपाक से कहा, और विश्वजीत के फेस पर एक स्माइल आ गई। मुझे आपकी यही अदा पसंद है, आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करना पसंद करती हैं, विश्वजीत रॉय ने कहा। तो अपना पॉइंट रखिए ना, परिधि ने कहा, और उसके बाद विश्वजीत बोला, परिधि जी मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं और आप क्या सोचकर मेरे बड़े भाई से शादी करने जा रही हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं। मुझे भी प्रताप की दौलत में इंटरेस्ट है और आपको भी, इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक प्लान है जिससे हम दोनों का काम हो जाएगा। विश्वजीत की बात सुनकर परिधि का खून अंदर ही अंदर खौल गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को बाहर नहीं आने दिया और मुस्कुराते हुए बोली, ओह आप तो कमाल के इंसान हैं, आपने बहुत जल्दी इस बात को पकड़ लिया, बताइए आपके पास क्या प्लान है। परिधि की बात सुनकर विश्वजीत थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसने सही निशाने पर तीर छोड़ दिया है। हम दोनों जानते हैं कि प्रताप रॉय बहुत जल्दी मरने वाला है, और अगर वो मर गया तो आप ही सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाएंगी, लेकिन आपको अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक मजबूत हाथ की जरूरत होगी, और मैं आपका वो हाथ बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद विश्वजीत ने परिधि के गालों को छू लिया। परिधि का मन तो हुआ कि वो विश्वजीत के हाथों को वहीं तोड़ दे, लेकिन वो विश्वजीत के पूरे प्लान के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए उसने कोई अग्रेशन नहीं दिखाया और बोली, ठीक है मैं सोचूंगी। परिधि ने वहाँ पर ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो हॉल में खड़ी हुई थी और कोई भी वहाँ पर अचानक से आ सकता था, इसीलिए परिधि ने अभी के लिए बात टालना ठीक समझा और वहाँ से जाने लगी। हाँ हाँ आप इस बारे में सोच सकती हैं, इस वीकेंड पर दादाजी का बर्थडे है, आप तब तक सोच लीजिए, मैं उसी दिन आपके जवाब का वेट करूंगा, विश्वजीत रॉय ने कहा, और उसके बाद परिधि मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। और फिर विश्वजीत रॉय का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। मैं तुमसे हर वो चीज छीन लूंगा प्रताप रॉय जो तुम्हें प्यारी हो, चाहे वो कोमल हो या परिधि, उसने अपने आप से कहा और वहाँ से चला गया। जब परिधि और विश्वजीत आपस में बातें कर रहे थे तब समृद्धि उन्हें बालकनी से देख रही थी और गुस्से के मारे लाल हो रही थी। परिधि अंदर पहुंची और उसके बाद वहाँ खड़ी नौकरानी से बोली, कौस्तुभ और केशव कहाँ हैं? मैडम वो दोनों अपने कमरे में हैं, नौकरानी ने जवाब दिया। और प्रताप? परिधि ने अगला सवाल किया। वो लॉन में दादाजी के साथ चेस खेल रहे हैं, नौकरानी ने जवाब दिया। और उसके बाद परिधि लॉन की तरफ चली गई। जब वो वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि समृद्धि वहाँ पर पहले से बैठी हुई थी और वहाँ पर रखे कप में चाय डाल रही थी। ये लीजिए दादाजी, समृद्धि ने मिस्टर रॉय को चाय का कप देते हुए कहा। और जब मिस्टर रॉय ने चाय की एक चुस्की ली तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। क्या बात है समृद्धि, तुमने बड़ी अच्छी चाय बनाई है, मिस्टर रॉय ने कहा। और उनकी बात सुनकर समृद्धि खुश हो गई। उसके बाद वो प्रताप को चाय देने के लिए उठी कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी परिधि के ऊपर पड़ गई। और जब उसने परिधि को वहाँ खड़ा देखा तो वो उसे जलाने के लिए जानबूझकर प्रताप के पास जाने की कोशिश करने लगी। प्रताप चाय ले लो, आप भी थक गए होंगे, समृद्धि ने उसके हाथों को टच करते हुए कहा। और उसके इतना करते ही प्रताप भड़क गया और उसका हाथ समृद्धि के हाथों से टच हो गया, जिसकी वजह से चाय छलक गई और प्रताप रॉय के कपड़ों पर पड़ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या समृद्धि, दोबारा ऐसा किया तो? इतना कहते हुए प्रताप रॉय चुप हो गया। अगर मिस्टर रॉय वहाँ ना बैठे होते तो शायद वो समृद्धि को थप्पड़ भी जड़ देता। प्रताप के डांटने की वजह से समृद्धि बहुत बुरी तरह से छेप गई और उसका चेहरा उतर गया। उसकी ऐसी शक्ल देखकर परिधि हंस पड़ी और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अंदर पहुँचने के बाद वो अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी पीछे से एक नौकर ने उसे आवाज दी, परिधि मैडम। उसकी आवाज सुनकर परिधि रुक गई और वो नौकर उसके पास आया। उसका नाम लालू था और वो भी कुछ महीने पहले ही रॉय मैंशन में आया था, लेकिन वो परिधि को बहुत मानता था। हाँ लालू, क्या हुआ? आपको मेरे साथ चलना चाहिए, मुझे समृद्धि मैडम का बहुत बड़ा राज मालूम पड़ा है, लालू ने जवाब दिया। और ये सुनते ही परिधि बिना देर करे हुए उसके साथ चल पड़ी। और जब वो लोग समृद्धि के कमरे में पहुंचे तो परिधि ने वहाँ पर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये बात है, परिधि ने अपने आप से कहा।
और उसके बाद उसके फेस पर एक डेविल स्माइल बिखरती हुई चली गई। आखिर क्या देखा था परिधि ने समृद्धि के कमरे में? क्या परिधि खोलने वाली है समृद्धि का कोई बड़ा राज? और क्या परिधि पता लगा पाएगी विश्वजीत के प्लान के बारे में? लालू ने जब परिधि से ये कहा कि उसे कोई राज पता चला है, तो परिधि बिना सोचे समझे उसके साथ उस कमरे में चली गई जिसमें समृद्धि रहती थी। और जब लालू ने बाथरूम में रखे हुए डस्टबिन को लाकर परिधि के सामने रखा, तो उसमें रखी हुई चीज देखकर वो चौंक गई। डस्टबिन में यूज करे हुए सैनिटरी नैपकिन्स थे। क्या समृद्धि के अलावा इस कमरे में कोई और भी रहता है? परिधि ने सवाल किया। नहीं, लालू ने जवाब दिया। चूंकि परिधि को यह बात मालूम थी कि समृद्धि नीचे है, इसीलिए वो टेंशन फ्री होकर उसके कमरे में अच्छी तरह से तलाशी ले सकती थी, और उसने वही किया। उसे न सिर्फ यूज्ड बल्कि समृद्धि के कमरे में अनयूज्ड नैपकिन्स भी मिले, और इसने परिधि को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब समृद्धि केवल प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, परिधि ने अपने आप से कहा, और उसके बाद लालू की तरफ देखते हुए बोली, तुमने बहुत अच्छा काम किया लालू। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन इस बारे में ना तो तुम्हें किसी को बताना है और ना ही तुम्हें समृद्धि को शक होने देना है। यहाँ पर कुछ इधर उधर हुआ था। समझ गया, लालू ने कहा, क्योंकि वो जानता था कि प्रताप रॉय के बाद परिधि ही इस फैमिली की हेड है, तो वो परिधि की ही बात सुनने वाला था। परिधि निकलकर बाहर आ गई और इस बारे में प्रताप रॉय को बताने के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में ये भी एक डर था कि शायद समृद्धि ने ये प्लान करके किया हो, जिससे कि लोगों की नजर में उसे झूठा ठहरा सके। मुझे पहले ये पता करना होगा कि समृद्धि सच में प्रेग्नेंट है या फिर वो ड्रामा कर रही है, उसके बाद ही मैं इसकी पोल खोलूंगी, परिधि ने अपने आप से कहा, और समृद्धि को देखने वापस से गार्डन की तरफ चली गई। प्रताप रॉय गार्डन से जा चुका था, लेकिन समृद्धि और मिस्टर रॉय अभी भी वहीं थे। समृद्धि वहीं पर बैठी रो रही थी। आपने देखा ना दादाजी कि मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, फिर भी प्रताप ने मुझे कितनी जोर से डांटा। अगर वो मेरे आने से अपसेट है तो मैं चली जाती हूँ दादाजी, समृद्धि ने रोने का नाटक करते हुए कहा। समृद्धि की ये बात परिधि ने भी सुनी, और प्रताप के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसका खून खौल गया। कितनी ड्रामेबाज लड़की है ये, लेकिन मैं इसका ड्रामा ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी, परिधि ने अपने आप से कहा, और फिर मिस्टर रॉय के जवाब का वेट करने लगी। कोई बात नहीं समृद्धि, प्रताप चीजों को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, मैं उसे समझा दूंगा और तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, प्रताप तुमसे सही बिहेव करेगा, डोंट वरी। मिस्टर रॉय की बातें सुनकर परिधि का चेहरा उतर गया, लेकिन समृद्धि के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जब से यहाँ आई थी तब से उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। आफ्टर ऑल उसे अब मिस्टर रॉय का सपोर्ट मिल गया था, और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वहाँ से उठकर समृद्धि लॉबी की तरफ चली गई, और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ मुड़ी कि सामने से उसने लालू को कचरा लेकर आते हुए देखा, और उसे देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। लालू, तुमने मेरा कमरा साफ किया है? जी मैडम, लालू ने उसे कामनेस के साथ जवाब दिया, जैसा परिधि ने उसे सिखाया था। लालू को इतना शांत देखकर समृद्धि ने राहत की सांस ली, और फिर लालू से बोली, अगली बार से बिना पूछे मेरे रूम में एंटर मत करना। उसकी बात सुनकर लालू ने सिर हिला दिया, और उसके बाद वो वहां से अपने कमरे में चली गई। कमरे की सारी चीजों को अपनी जगह पे रखा पाकर समृद्धि की जान में जान आ गई। परिधि अभी भी लॉन के पास खड़ी हुई थी, और तभी कई लोग वहां पर आ गए जो चेहरे और पहनावे से काम करने वाले लग रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में मिट्टी खोदने की कुदाल ली हुई थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, परिधि ने अपने आप से कहा। तभी उसकी नजर सामने जा रहे लालू के ऊपर पड़ गई, जो दूसरी जगह से कचरा उठाने जा रहा था, और परिधि ने उसे आवाज देकर अपने पास बुला लिया। लालू, ये लोग क्या करने आए हैं? उसकी बात सुनकर लालू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये लोग प्रताप सर के ऑर्डर पर आए हैं। घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एक तालाब बनाया जा रहा है, और वहाँ पर वाटर लिली लगाया जाएगा। प्रताप सर ने कहा है कि आपको वाटर लिली बहुत पसंद है, इसीलिए वो ऐसा करा रहे हैं, लालू ने कहा। और ये सुनकर परिधि के चेहरे पर एक दबी हुई शर्म के साथ स्माइल आ गई। परिधि को याद आया कि जब वो प्रताप को प्रणव समझकर डेट कर रही थी, तब उस टाइम पर उसने कहा था कि उसका घर हो तो उसके पीछे एक तालाब में वाटर लिली लगा हो तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद परिधि से भूल गई, लेकिन प्रताप को अभी भी ये बात याद थी। प्रताप उसके लिए ये सब करवाने जा रहा है, इस सोच कर ही परिधि के दिल में गुदगुदी पैदा हो गई। प्रताप कहाँ है? परिधि ने पूछा। वो शायद डॉक्टर के पास गए हैं, लालू ने जवाब दिया, और उसके बाद परिधि सिर हिलाकर वहां से चली गई। शाम हो गई थी। वो अपने कमरे में बैठकर प्रताप का वेट कर रही थी, लेकिन प्रताप अभी तक नहीं आया था। उसे जब सर्वेंट खाना खाने के लिए बुलाने आए तो उसने नीचे जाने से मना कर दिया और खाना ऊपर भेजने के लिए कह दिया, और बैल्कनी की तरफ जाकर खड़ी होकर
अंगड़ाई ही ले रही थी कि तभी उसने समृद्धि को चोरी चुप के एक बैग के साथ निकलते देखा। चूंकि वो तीसरी मंजिल पे थी और समृद्धि नीचे थी, इसीलिए वो चिल्लाई नहीं, लेकिन वो समझ गई कि समृद्धि नैपकिन्स को डिस्ट्रॉय करने जा रही है। मैं मान गई समृद्धि को। प्रताप रॉय के स्वभाव के बारे में जानने के बावजूद ये नकली प्रेगनेंसी से उसे धोखा देने की हिम्मत कर रही है। सच में इसके गट्स तो कमाल के हैं, परिधि अपने आप से बोली। वो कुछ देर तक बालकनी में खड़े होकर शहर का नजारा देखती रही। तभी उसका खाना आ गया। उसने खाना खाया और वो फिर लेट गई। आधी रात बीत चुकी थी। परिधि सो रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर में है और वो चौंक कर उठ गई और बेड के पास रखा हुआ लैंप ऑन कर दिया। उसने देखा प्रताप उसे स्माइल के साथ देख रहा था। क्या यार प्रताप, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, परिधि ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा और बिस्तर में आ गई। उसके बाद प्रताप ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। क्या बात है, मैंने सुना था परिधि विशेष ठाकुर अब परिधि प्रताप रॉय बन चुकी है और वो किसी से डरती ही नहीं है। फिर तुम कैसे डर गई? प्रताप ने आंख मारते हुए कहा। मैं क्या, अगर तुम भी होते और कोई लड़की अचानक से रात को तुम्हारे बिस्तर में घुस जाती तो तुम भी घबरा जाते, परिधि ने चिढ़ते हुए कहा। उसके बाद प्रताप ने अच्छा कहकर उसे अपने पास खींच लिया। अच्छा ये बताओ, आज पूरे दिन तुम मुझसे कटे कटे क्यों रहे? क्या भारती की बातों ने तुम्हें हर्ट कर दिया है? परिधि ने पूछा और प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस परिधि की आंखों में देखता रहा। प्रताप ने मास्क नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। क्या देख रहे हो? परिधि ने शर्माते हुए पूछा। तुम्हारी खूबसूरती को, प्रताप ने उसके गालों को छूते हुए कहा। अच्छा, मेरी खूबसूरती तो जी भर के देखते रहो, लेकिन अपना चेहरा उस सड़े से मास्क के पीछे छिपा कर रखते हो। मैं जी भर के देख भी नहीं पाती हूँ। ये अन्याय है ना? परिधि ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। ये सब खत्म होने वाला है। एक बार दादाजी के बर्थडे पर रॉय फैमिली का सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं लंगड़ा होने और चेहरा बिगड़ा होने का नाटक नहीं करूंगा। उसके बाद मैं अपने असली चेहरे के साथ दुनिया के सामने आऊंगा, प्रताप ने कहा और परिधि ने खुशी से प्रताप को चूम लिया। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? अगर मेरे दिल में कुछ हुआ तो तुम्हें कुछ दिनों बाद मेरे बच्चे की डिलीवरी करनी होगी। प्रताप ने जैसे इतना कहा कि उसका दिल धक करके रह गया। उसे जब पता चल गया था कि कौस्तुभ और केशव उसके ही बच्चे हैं, तो वो इसके बारे में प्रताप को बताना चाह रही थी, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने पहले उन दोनों के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट का वेट करना ठीक समझा। कर दूंगी, परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, फिर तो मुझे अपनी शादी की डेट निकालनी होगी, प्रताप ने कहा। शादी की डेट? प्रताप, क्या तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हो चुकी है? परिधि ने चौंकते हुए कहा। नहीं परिधि, तुम भले मेरी बीवी हो, लेकिन अभी हमारी शादी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए मैं एक शानदार फंक्शन करके शादी करना चाहता हूँ, जिसमें पूरा मुंबई शहर हमारी शादी का गवाह बनेगा और पूरे मुंबई में खुशियां मनाई जाएंगी, प्रताप ने कहा। अच्छा, और कब करने जा रहे हो तुम ऐसा? परिधि ने पूछा। अगले महीने की 9 तारीख को, प्रताप ने जवाब दिया और परिधि का माथा चूम लिया। प्रताप का जवाब सुनकर परिधि हैरान रह गई। प्रताप ने न सिर्फ परिधि से दोबारा शादी करने के बारे में सोचा, बल्कि उसके साथ साथ उससे शादी की डेट भी फिक्स कर ली। इधर परिधि और प्रताप आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ तारुषी हॉस्पिटल के कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वो बार बार मानव का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन ना तो मानव उसका फोन उठा रहा था और ना ही उसके मैसेज को रिप्लाई कर रहा था। मानव यार, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तारुषी ने मानव के नंबर पर एक वॉइस नोट छोड़ दिया और फिर हॉस्पिटल के बेड पर लेट गई और ऊपर चल रहे पंखे को देखने लगी। अपने बंगले के कमरे में बैठे मानव ने जब तारुषी का वॉइस नोट देखा तो उसने उसे स्मार्टली इग्नोर कर दिया और दूसरी चीजें स्क्रॉल करने लगा। कुछ देर तक वो अपना फोन स्क्रॉल करता रहा और उसके बाद उसने अपना फोन उठाकर एक नंबर पर डायल कर दिया। इधर अपने कमरे में परिधि और प्रताप अपने कमरे में लेटे हुए एक दूसरे से शादी से जुड़ी बातें कर रहे थे और तभी अचानक से परिधि का फोन बज उठा और उसके बाद जैसे ही परिधि ने फोन उठाकर कॉलर आईडी देखी कि उसका चेहरा सन्न रह गया। क्या हुआ, किसका फोन है? प्रताप ने सवाल किया और उसके सवाल करने के बाद परिधि ने बिना कुछ बोले अपने फोन की स्क्रीन प्रताप की तरफ घुमा दी और ये देखकर प्रताप भी बुरी तरह से चौंक गया। आखिर किसका कॉल आया था परिधि के पास? क्या मानव ने आधी रात को प्रताप की शादी करने की बात ने परिधि के चेहरे पर स्माइल ला दी। प्रताप को परिधि के अतीत के बारे में सब पता था और कल ही भारती ने उसे ट्रिगर भी किया था, लेकिन उसके बाद भी प्रताप के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उल्टा वो परिधि के साथ शादी करने की डेट निकलवा कर लाया था। परिधि और प्रताप आपस में शादी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे कि तभी परिधि का फोन बजा और कॉलर आईडी देखकर परिधि चौंक गई थी और उसके बाद जब उसने प्रताप को फोन दिखाया तो वो भी चौंक गया। कॉल
परिधि के गायब भाई रेहान का था, जिसे कुछ दिन पहले ब्लैक सन के लोगों ने किडनैप किया था। क्या ये सच में रेहान का ही फोन है? प्रताप ने पूछा और परिधि ने हाँ में सिर हिलाते हुए फोन उठा लिया। रेहान को गायब हुए काफी टाइम हो गया था। हालांकि प्रताप ने परिधि को यह भरोसा दिला दिया था कि रेहान खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी परिधि उसके लिए बहुत परेशान थी। दी, ये मैं हूँ, रेहान ने कहा और ये सुनकर परिधि रोने लगी। वो काफी टाइम के बाद रेहान की आवाज सुन रही थी, इसीलिए वो अपने इमोशन को दबा नहीं पाई। तुम कहाँ हो रेहान? परिधि ने रोते हुए पूछा। पहले आप रोना बंद करो, मैं एकदम ठीक हूँ, रेहान ने जवाब दिया। लेकिन तुम हो कहाँ? मैं उसी दिन से बहुत टेंशन में थी, परिधि ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ मैं फिलहाल ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेहान ने कहा। क्या है सच है रेहान कि तुम्हें ब्लैक सन वाले ले गए थे? क्या उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है? परिधि ने पूछा। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं ठीक हूँ, रेहान ने कहा। और तभी परिधि को फोन पर पीछे से किसी का रेहान का नाम लेकर बुलाने की आवाज सुनाई पड़ी और उसके बाद रेहान ने परिधि से कहा, ठीक है दी, मैं आपसे फिर बात करूंगा। इतना कहने के बाद उसे फोन रख दिया और परिधि उससे और कोई बात नहीं कर पाई। उसके बाद उसने जब रेहान का फोन फिर से ट्राई किया तो उसका फोन ऑफ आने लगा, लेकिन रेहान से बात करके परिधि का दिल थोड़ा हल्का हो गया था। प्रताप ने भले ही उसे भरोसा दे दिया था, लेकिन उसके दिल के कोने में रेहान के लिए फिक्र छिपी हुई थी। आज वो भी दूर हो गई। उसके बाद प्रताप ने परिधि को गले लगा लिया और उसे कंसोल करते हुए बोला, मैंने कहा था ना वो ठीक है, अब तुम आराम से लेट जाओ, हमें। थैंक यू प्रताप, परिधि बीच में ही बोल पड़ी। किस लिए? रेहान का पता लगाने के लिए, प्रताप ने कहा। हाँ, उसके बारे में पता लगाने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए और उस वाटर लिली के पॉन्ड के लिए। परिधि ने इतना कहकर प्रताप के गाल को चूम लिया। तो तुमने देख लिया, प्रताप ने लेटते हुए कहा और परिधि भी उसके बगल में लेट गई। हाँ, मैं तो भूल गई थी, लेकिन तुम्हें याद था, परिधि ने कहा। मैं तुमसे रिलेटेड चीज कैसे भूल सकता हूँ परिधि, प्रताप ने कहा और उसके बाद परिधि को अपने करीब खींच लिया और अपने होठों को जैसे ही परिधि की तरफ ले जाने लगा कि तभी परिधि ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और बोली, अब ये सब अगले महीने की 9 तारीख के बाद, और करवट लेकर लेट गई। उसके बाद प्रताप उसके करीब आ गया और उसकी कमर में हाथ डालकर लेट गया। वो परिधि के बिना कंसेंट के उसे छूना भी गुनाह समझता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और दोनों एक दूसरे से लिपटकर सो गए। अगले दिन परिधि सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। चूंकि प्रताप उसके साथ था तो परिधि चौंक कर उठ गई और उसने अपने बगल में देखा तो प्रताप वहां नहीं था, वो वहां से जा चुका था। रॉय फैमिली के डॉक्टर के विजिट का टाइम था, इसीलिए प्रताप जल्दी चला गया था। परिधि ने जब उठकर दरवाजा खोला तो सामने लालू एक स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। बड़ी मैडम ने आपको नाश्ते के लिए नीचे आने को कहा है, लालू ने कहा और परिधि ने सिर हिला दिया और उसके बाद